हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को और मेरे हिंदी विषय अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी पाठों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी विषय अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल की जो हम लिंक शेयर करते हैं वीडियो की, वह अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सत्र में हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 9, जिसका नाम है जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। क्या नाम है दोस्तों? जब तक जिंदा रहूं तब तक लिखता रहूं। इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। कौन है दोस्तों इसके लेखक? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम लेखक का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। वह इस प्रकार: हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध जाने माने लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का जन्म 1941 को यूपी में अर्थात उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुआ। आप एक अच्छे कवि, आलोचक एवं संपादक भी है। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार है। आपकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार: फिर भी कुछ रह जाएगा, यह कविता संग्रह; अज्ञेय पत्रावली, यह निबंध है; अंतहीन आकाश, यह यात्रा है; अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय बन, यह यात्रा संस्मरण है; अस्ति और भवती, यह आत्मकथा है; बातचीत, यह साक्षात्कार संग्रह है, आदि आपकी रचनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, यह था संक्षिप्त परिचय लेखक का। अब अगले टॉपिक में हम गद्य साक्षात्कार, यह जो पाठ है दोस्तों, ये साक्षात्कार है। तो इस साक्षात्कार से संबंधित, गद्य से संबंधित प्रस्तावना विषय प्रवेश को समझते हैं। वह इस प्रकार: प्रस्तुत गद्य पाठ जब तक जिंदा रहूं तब तक लिखता रहूं एक साक्षात्कार है, जो साक्षात्कारकर्ता विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा लिखित है। प्रस्तुत पाठ में लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने सुप्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल नागर जी का साक्षात्कार लिया है। इसमें लेखक ने
नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन और लेखन पर किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से, मुलाकात या इंटरव्यू के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यह था विषय प्रवेश इस साक्षात्कार या गद्य पाठ संबंधी। अब अगले टॉपिक में हम प्रस्तुत गद्य पाठ साक्षात्कार का मुखर वाचन करते हुए उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ के साथ साथ साक्षात्कार का सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं के दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 9, जिसका नाम है जब तक जिंदा रहूं तब तक लिखता रहूं। लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा लिखित साक्षात्कार का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप लोग हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की किताब साथ में लेकर बैठते हैं तो और भी अच्छी बात है। इसमें पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 82 खोल के रखेंगे। उसमें नागर जी मैं आपको, इस पंक्ति से लेकर तो बहुत प्रभावित किया, इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, तिवारी जी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की अमृतलाल नागर जी से बातचीत हो रही है। तो चलिए, वह इस प्रकार मुखर वाचन। तिवारी जी कहते हैं, नागर जी मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूं। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? नागर जी कहते हैं, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। स्नेह जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, शरत चंद्र को बाद में। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था।
तिवारी जी कहते हैं, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? नागर जी कहते हैं, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928-1929 में लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कब लौ कहूँ लाठी खाए। इससे ही लेखन का आरंभ मानिए। तिवारी जी कहते हैं, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं आए? नागर जी कहते हैं, नहीं गया, क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी, लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद हृदयेश थे, जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो दोस्तों, यह था मुखरवाचन। अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, आरंभ मतलब शुभारंभ, माहौल मतलब वातावरण, प्रेरित मतलब प्रभावित, आदर्श मतलब अनुकरणीय बातें, पितामह मतलब दादाजी या पिता के पिता, थीम मतलब विषय या कथ्य, बहिष्कार मतलब त्याग करना, निकाल देना, संबंध न रखना, लाठी चार्ज मतलब भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस का लाठी से प्रहार करना, मारना, राजनीति मतलब राजकारण, जिसे हम पॉलिटिक्स भी बोलते हैं ना दोस्तों, हाँ वही, सरकारी मतलब शासन, अपशकुन मतलब अनिष्ट सूचक शकुन, शैली मतलब प्रणाली या रीति या फिर तरीका, प्रभावित मतलब प्रेरित। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब नागर जी, मैं आपको इस पंक्ति से लेकर तो बहुत प्रभावित किया, इस पंक्ति तक का स्पष्टीकरण समझने का और सुनने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत गद्य पाठ साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने अमृतलाल नागर जी का साक्षात्कार लेते हुए सवाल पूछा है। तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, मैं आपको लेखन के आरंभ अर्थात शुभारंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूं। जिस समय आपने लिखना शुरू किया, उस समय का साहित्यिक माहौल अर्थात वातावरण क्या था, कैसा था, किन लोगों से आप प्रेरित अर्थात प्रभावित होकर आपने लिखना शुरू किया, और क्या आदर्श मतलब अनुकरणीय थे आपके सामने।
तिवारी जी के पूछे हुए सवाल को जवाब देते हुए नागर जी कहते हैं, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ शुभारंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था, जैसे स्नेह जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। उसमें छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। मेरे घर उस समय 2 पत्रिकाएं मंगाते थे। मेरे पितामह मतलब दादाजी अर्थात पिता के पिताजी, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी, ऐसी 2 पत्रिकाएं मंगाते थे। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद जी, कौशिक जी का साहित्य भी था। आरंभ में अर्थात शुभारंभ में बंकिम जी के उपन्यास पढ़े, बाद में शरत चंद्र जी को भी पढ़ा। इसी के साथ प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यास में मैंने बंकिम जी के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर मतलब विषय या कथ्य पर लिखा हुआ उपन्यास भी उसी समय पढ़ा था नागर जी, उसी समय पढ़ा था तिवारी जी। नागर जी के जवाब के बाद तिवारी जी फिर से सवाल पूछते हैं। तिवारी जी कहते हैं, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे अर्थात अनुकरणीय रहे? तिवारी जी के पूछे हुए सवाल को जवाब देते हुए नागर जी कहते हैं, नहीं तिवारी जी, कोई आदर्श नहीं अर्थात अनुकरणीय नहीं रहे, बस केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी अर्थात प्रस्फुटित हुई साइमन कमीशन के बहिष्कार अर्थात त्याग के समय 1928-29 में लाठीचार्ज हुआ था। मतलब भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस का लाठी से प्रहार हुआ था। इसी अनुभव से पहली कविता फूटी अर्थात पहली कविता प्रस्फुटित हुई। वह कविता थी, कब लौ कहो लाठी खाए, कब लौ कहो लाठी खाए। इससे ही कविता लेखन का आरंभ अर्थात शुभारंभ मानिए। नागर जी का जवाब सुनने के बाद अपने साक्षात्कार को आगे बढ़ाते हुए फिर से तिवारी जी ने प्रश्न पूछा। तिवारी जी कहते हैं, इस घटना के बाद आप राजनीति मतलब राजकारण की ओर क्यों नहीं गए? तिवारी जी के पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देते हुए नागर जी कहते हैं, तिवारी जी, मैं राजनीति अर्थात राजकारण में नहीं गया, क्योंकि मेरे पिताजी सरकारी अर्थात शासन के कर्मचारी थे, सेवक थे। और आप तो जानते ही हैं कि सरकारी कर्मचारी का लड़का
राजकारण में ये तो पिताजी की नौकरी गंवाने जैसा था, इसीलिए राजकारण में नहीं उतरा। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी, पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन, मतलब अनिष्ट सूचक शकुन। आप ही के गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी जी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद हृदयेश थे, जिनकी लेखन शैली मतलब लिखने की प्रणाली, रीति या तरीका ने मुझे बहुत प्रभावित किया था, अर्थात प्रेरित किया था। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर यह सरल अर्थ था इन पंक्तियों का। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 83 के ऊपर क्या उन दिनों से लेकर लौटकर इसे लिखा था, यहाँ तक का पहले हम मुखर वाचन सुनते हैं। इस प्रकार मुखर वाचन इस प्रकार। तिवारी जी कहते हैं, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी कहते हैं, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तिवारी जी कहते हैं, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? नागर जी कहते हैं, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। तिवारी जी कहते हैं, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी कहते हैं, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था। 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। तिवारी जी कहते हैं, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी कहते हैं, आरंभिक असर है थोड़ा जरूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माताजी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई जो प्रायः होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी, हर तरह की। तिवारी जी कहते हैं,
आपका पहला उपन्यास कौन सा है? नागर जी कहते हैं, पहला उपन्यास लिखा 1944 में महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति की विशेषता या फिर गुण। आंदोलन मतलब किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न। करुणा मतलब दया। प्रभावित मतलब प्रेरित। अद्भुत मतलब अनोखा या विचित्र। क्रांतिकारी मतलब स्थिति या व्यवस्था में भारी उलटफेर कर देने वाले। क्रांतिकारी मतलब क्या दोस्तों? स्थिति या व्यवस्था में भारी उलटफेर कर देने वाले। तेज मतलब गतिशील। असर मतलब प्रभाव। मेडिकल कॉलेज मतलब वैद्यकीय महाविद्यालय, जहाँ दोस्तों डॉक्टरों की भी पढ़ाई होती है ना। हाँ, मेडिकल के छात्र होते हैं। हाँ, वही वैद्यकीय महाविद्यालय। दाखिल मतलब एडमिट। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब प्रस्तुत पैराग्राफ, क्या उन दिनों, यहाँ से लेकर तो लौटकर इसे लिखा था, यहाँ तक के इन पंक्तियों का सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार, प्रस्तुत गद्य पाठ साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने अमृतलाल नागर जी का साक्षात्कार अर्थात मुलाकात लेते हुए सवाल पूछा है। तिवारी जी कहते हैं, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व मतलब गांधी जी की विशेषता या गांधी जी के गुण का भी कुछ प्रभाव पड़ा? तिवारी जी के पूछे हुए सवाल को जवाब देते हुए नागर जी कहते हैं, हाँ तिवारी जी, गांधी जी के व्यक्तित्व का अर्थात उनके गुणों का प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ा है। पिताजी ने आंदोलन में मतलब किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न में भाग लेने से मुझे रोका। वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तिवारी जी फिर से सवाल पूछते हुए तिवारी जी कहते हैं, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा अर्थात दया है, वह किससे प्रभावित है, प्रेरित है? तिवारी जी के सवाल को जवाब देते हुए नागर जी कहते हैं, तिवारी जी, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी, मतलब वह तो अपने समाज से ही मिली थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार अर्थात मूल्य भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत अर्थात विचित्र अनोखा गुण था, जो किसी के भी दुख दर्द के प्रसंग में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया था अर्थात प्रेरित किया था। तिवारी जी फिर से सवाल पूछते हुए तिवारी जी कहते हैं, उस समय तो क्रांतिकारी मतलब
स्थिति या व्यवस्था में भारी उलटफेर कर देने वाला आंदोलन भी हो रहे थे, अर्थात व्यापक सामूहिक प्रयत्न भी हो रहे थे। क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? जवाब देते हुए नागर जी कहते हैं, उसी से तो पिताजी ने डांटा, फटकारा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था। 1921 में क्रांतिकारी आंदोलन तेज हो चुके थे, मतलब गतिशील हो गए थे। तिवारी जी फिर से सवाल पूछते हुए कहते हैं, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा था? जवाब देते हुए नागर जी कहते हैं, तिवारी जी, शुरू में आर्य समाज का प्रभाव थोड़ा जरूर है, लेकिन मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी रोका नहीं। हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी से मेरी भेंट 1933 में हुई। उनकी माँ जी मेडिकल कॉलेज अर्थात वैद्यकीय महाविद्यालय में दाखिल थी, मतलब एडमिट थी, और उसी समय मेरा छोटा भाई भी बीमार होने के कारण उसी वैद्यकीय महाविद्यालय में अर्थात मेडिकल कॉलेज में, अस्पताल में दाखिल था, मतलब एडमिट था। जवाहरलाल नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था, लेकिन मैं उनके माताजी के पास प्रतिदिन जाता था। पंडित नेहरू जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वहीं पर भेंट हुई, जो प्राय होती रहती थी। उनसे जब बातें होती थी, हर तरह की बातें उनसे खूब बातें होती थी। तिवारी जी सवाल पूछते हुए कहते हैं, नागर जी, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? जवाब देते हुए नागर जी कहते हैं, तिवारी जी, मैंने पहला उपन्यास लिखा 1944 में, जिसका नाम है महाकाल, लेकिन जो छपा 1946 में। इस उपन्यास को मैंने बंगाल से लौटकर लिखा था। तो दोस्तों, यह था संक्षिप्त में स्पष्टीकरण। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 83 और 84 के ऊपर पंक्तियां है। क्या यही बाद में, इस पंक्ति से लेकर तो देखने वाला मन है, इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, तिवारी जी कहते हैं, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? नागर जी कहते हैं, हाँ। तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे? नागर जी कहते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर,
गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे। वे अजानुबाहु थे, ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। 1931 से 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरत चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। तिवारी जी कहते हैं, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? नागर जी कहते हैं, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। बाबा शाम को नित्य प्रतिदिन रामचरितमानस मुझसे पढ़वाकर सुनते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। तिवारी जी कहते हैं, नागर जी आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है? नागर जी कहते हैं, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं, उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी बहुत सच होती है। सूर पंचशती के अवसर पर काफी विवाद चला था कि सूर जन्मांध थे या नहीं। सवाल यह है कि देखता कौन है, आंख या मन? आंख माध्यम है, देखने वाला मन है। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब यहाँ पर क्या यही बाद में इस पंक्ति से लेकर तो देखने वाला मन है, इस पंक्ति तक के इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार, प्रकाशित मतलब छपना, संपर्क मतलब मिलना जुलना, अजानुबाहु मतलब जिस व्यक्ति के हाथ घुटनों तक पहुंचते हो उसे अजानुबाहु कहते हैं दोस्तों। कुर्ता मतलब शर्ट, कुर्ता मतलब क्या? शर्ट। जेब मतलब खीसा, जिसे हम पॉकेट भी कहते हैं ना, हाँ वही। प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष। आदर्श मतलब अनुकरणीय या नमूना। तुलसीदास जी मतलब राम भक्त, संत, कवि या सेवक। घुट्टी मतलब नवजात बालक या शिशु को पिलाई जाने वाली एक पाचक रेचक दवा। जैसे छोटे छोटे बच्चों को देखो दोस्तों, बहुत सारी घुट्टियाँ दी जाती है उसके स्वास्थ्य के लिए, पाचन शक्ति के लिए, हाँ, तो उसे घुट्टी कहते हैं। रामचरितमानस मतलब श्री राम जी के जीवन चरित्र पर लिखित महान ग्रंथ जो तुलसीदास जी ने लिखा था। चलिए दोस्तों, और आगे कठिन शब्द को सुनते हैं इस प्रकार। सूरदास मतलब कृष्ण भक्ति धारा के संत कवि सेवक। नेत्रहीन मतलब जिसकी आंखें न हो। भविष्यवाणी
मतलब आने वाले समय में होने वाली घटना या बात। विवाद मतलब झगड़ा या चर्चा। वाद विवाद स्पर्धा होती ना दोस्तों, हाँ, तो विवाद मतलब झगड़ा या चर्चा। जन्मांध मतलब जन्म से ही अंधा व्यक्ति। माध्यम मतलब साधन। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ जो हमने यहां पर समझ लिए। अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ स्पष्टीकरण संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत गद्य पाठ साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने अमृतलाल नागर जी का साक्षात्कार अर्थात मुलाकात लेते हुए सवाल पूछे हैं। तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? जवाब देते हुए नागर जी कहते हैं, हां तिवारी जी, महाकाल उपन्यास ही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ, मतलब छापा गया। तिवारी जी सवाल पूछते हुए कहते हैं, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क अर्थात मिलते जुलते रहे, जिनका प्रभाव आपके ऊपर रहा या जिसके प्रभाव में आप रहे? जवाब देते हुए नागर जी कहते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद जी, किशोरीलाल गोस्वामी जी, लक्ष्मीधर वाजपेयी जी आदि के नाम याद आते हैं, जिनके संपर्क का प्रभाव मेरे ऊपर रहा। इसी के साथ माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे। वे अजानुबाहु थे, मतलब उनके हाथ घुटनों तक पहुँचते थे, ऐसे व्यक्ति थे। ढीला कुर्ता मतलब शर्ट पहनते थे, ढीला ढाला शर्ट पहनते थे, और कुर्ते की जेब में मतलब खीसे में, पॉकेट में जलियांवाला बाग की खून से सनी हुई अर्थात खून से भरी हुई मिट्टी हमेशा रखते थे, या उनके जेब में यह जलियांवाला बाग की खून से सनी हुई अर्थात खून से भरी हुई मिट्टी हमेशा रहती थी। 1931 से 1937 तक मैं प्रति वर्ष अर्थात प्रत्येक वर्ष कोलकाता जाकर शरत चंद्र जी से मिलता रहा। उनके गांव भी गया था। सवाल पूछते हुए तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? जवाब देते हुए नागर जी कहते हैं, तिवारी जी, क्या बताऊं, पुराने साहित्यकारों में तुलसीदास जी जो राम भक्ति धारा के संत साहित्यिक थे, जिनको मुझे घुट्टी में पिलाया गया, मतलब नवजात बालक को पिलाई जाने वाली एक पाचक रेचक दवा के समान मुझे तुलसीदास जी को और साथ ही साथ उनके द्वारा रचित रामचरित मानस को घुट्टी के जैसे पिलाया गया था।
बाबा श्याम को नित्य रूप से रामचरितमानस, बाबा श्याम को नित्य रूप से रामचरितमानस, जो श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र पर लिखा हुआ ग्रंथ मुझसे पढ़वा कर सुनते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। तिवारी जी सवाल पूछते हुए कहते हैं, नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास अर्थात कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख संत साहित्यकार के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। क्या इन पर आपका विश्वास है? जवाब देते हुए नागर जी कहते हैं, नेत्रहीनों के अर्थात जिनके नेत्र नहीं है, ऐसों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। उनकी भविष्यवाणियां मतलब आने वाले समय में होने वाले घटनाएं, मतलब आने वाले समय में होने वाली घटनाएं कभी कभी बहुत सच होती है। सूर पंचशती के अवसर पर काफी विवाद अर्थात चर्चा या झगड़ा चला था कि सूरदास जी जन्मांध अर्थात जन्म से ही अंधे व्यक्ति थे या नहीं। लेकिन सही सवाल यह है कि देखता कौन है, आंख या मन? आंख तो माध्यम है अर्थात साधन है, देखने वाला तो मन ही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर हमने इस पैराग्राफ का, इन पंक्तियों का स्पष्टीकरण को समझने का प्रयास किया। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 84-85 के ऊपर आपने क्या कभी इस पंक्ति से लेकर तो मिलना जुलना पढ़ा, इस पंक्ति तक का मुखर वाचन सुनते हैं इस प्रकार। तिवारी जी, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? तिवारी जी, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? नागर जी कहते हैं, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, आपने भ्रमण तो काफी किया है। नागर जी कहते हैं, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक, इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर अर्थात चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। तिवारी जी कहते हैं, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? नागर जी कहते हैं, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी, उसे बहुत प्यार करता हूं, वह है रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। बदलते हुए भयभीत समाज, बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र है उसकी कहानियों में।
टॉलस्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। तिवारी जी कहते हैं, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। नागर जी कहते हैं, हाँ बहुत। पत्रों का संग्रह भी काफी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार, सार्थकता मतलब उपयोगिता, परख मतलब जांच, खास मतलब विशेष, प्रतिक्रिया मतलब किसी कार्य के परिणाम स्वरूप उसके विरुद्ध होने वाली क्रिया, अखंड मतलब जो खंडित न हो, यात्रा मतलब प्रवास, कैरेक्टर मतलब चरित्र, मनोविज्ञान मतलब मन की चित्तवृत्तियों का विवेचन करने वाला विज्ञान, मौका मतलब अवसर, पसंद करना मतलब चाहना, दिल मतलब हृदय, प्रिय मतलब पसंद। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब आपने क्या कभी इस पंक्ति से लेकर तो मिलना जुलना पड़ा इस पंक्ति तक का स्पष्टीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार, प्रस्तुत गद्य पाठ साक्षात्कार में मतलब जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, इसमें विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी कहते हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने अमृतलाल नागर जी का साक्षात्कार लेते हुए सवाल पूछे हैं। तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता अर्थात उपयोगिता की परख मतलब जांच की है? जवाब देते हुए नागर जी कहते हैं, हाँ तिवारी जी, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं। मेरे उपन्यासों के बारे में खास मतलब विशेष तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। सवाल पूछते हुए तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, आपने भ्रमण तो काफी किया है। जवाब देते हुए नागर जी कहते हैं, हाँ तिवारी जी, पूरे अखंड भारतवर्ष अर्थात जिसमें कभी खंड न हो, ऐसे एकता रूपी भारतवर्ष का भ्रमण किया है। पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक का भ्रमण किया है। मतलब घूमना हुआ है। इन यात्राओं का अर्थात प्रवास का, सफर का यह लाभ हुआ है कि मैंने कैरेक्टर मतलब चरित्र बहुत देखने को मिला, या मैंने बहुत से ऐसे चरित्र देखे या देखने को मिले और उनके मनोविज्ञान को अर्थात मन की चित्तवृत्तियों का विवेचन करने वाला विज्ञान को भी समझने का मौका मिला, मतलब अवसर मिला। सवाल पूछते हुए तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, अपने समय के लेखकों में आप
किन्हें पसंद करते हैं? जवाब देते हुए नागर जी कहते हैं, तिवारी जी, अगर सच्चे दिल से अर्थात हृदय से पूछो तो एक ही आदमी पसंद है। उन्हें बहुत प्यार भी करता हूं, वह है रामविलास शर्मा जी। साथ ही साथ प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र है उसकी बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र है उनकी कहानियों में। मुझे रुचि है। उसी के साथ टॉलस्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है अर्थात पसंद है। सवाल पूछते हुए तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। जवाब देते हुए नागर जी कहते हैं, हाँ तिवारी जी, बहुत पत्रों का संकलन अर्थात संग्रह किया है, लेकिन व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठा किए हैं। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है। इतना ही नहीं तो बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर यह स्पष्टीकरण था। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 85 के ऊपर जो पंक्तियां है, आपने अपने उपन्यासों, इस पंक्ति से लेकर तो लिखता रहूं, इस पंक्ति से लेकर तो जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार। तिवारी जी कहते हैं, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। नागर जी कहते हैं, हाँ, बहुत करना पड़ा है। नाच्यो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा। उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? नागर जी कहते हैं, हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रेंगते हैं। मन प्राण से ही सदता है। तिवारी जी कहते हैं, सूर में आपने मन को ही पकड़ा है। नागर जी कहते हैं, हाँ हाँ, सूर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी। तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, हम लोगों ने आपका
बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। नागर जी कहते हैं, स्वास्थ्य ठीक है मेरा। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार, फील्ड वर्क मतलब प्रत्यक्ष क्षेत्र में जाकर किया जाने वाला काम या कार्य, या क्षेत्र कार्य भी कहते हैं दोस्तों। सफाई कर्मी मतलब स्वच्छता दूत। दोस्तों, आज जो पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान चल रहा है ना, हाँ, तो इस स्वच्छता अभियान में जो अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे सफाई कर्मी, जिन्हें स्वच्छता दूत भी कहते हैं। बस्ती मतलब गली या मोहल्ला। अध्ययन मतलब सीखना। गति मतलब चाल या रफ्तार। निर्मल मतलब शुद्ध या स्वच्छ। इंट्यूटिव आई मतलब अंतर्ज्ञानी। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब आपने अपने उपन्यासों, इस पंक्ति से लेकर तो जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, जब तक जिंदा रहूं तब तक लिखता रहूं, इस पंक्ति तक का सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत गद्य पाठ जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, इस साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने अमृतलाल नागर जी का साक्षात्कार लेते हुए सवाल पूछे हैं। तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क अर्थात क्षेत्र कार्य या प्रत्यक्ष क्षेत्र में जाकर कार्य बहुत किया है। जवाब देते हुए नागर जी कहते हैं, हाँ तिवारी जी, उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क अर्थात क्षेत्र कार्य तो बहुत करना पड़ा। नाच्यो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों अर्थात स्वच्छता दूत की बस्तियों में मतलब गलियों में मोहल्लों में जाना पड़ा। उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा, मतलब उनके रीति रिवाजों को सीखना पड़ा। सवाल पूछते हुए तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? जवाब देते हुए नागर जी कहते हैं, हाँ तिवारी जी, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति अर्थात चाल रफ्तार आगे तक होती है, इसीलिए प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रेंगते हैं। मन प्राण से ही सधता है। सवाल पूछते हुए
तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, सूर में आपने तो मन को ही पकड़ा है। जवाब देते हुए नागर जी कहते हैं, हाँ तिवारी जी, आपने सही कहा है। सूरदास जी ने एक जगह लिखा है, मैं दसों दिशाओं में देख लेता हूँ, मैं दसों दिशाओं में देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंटेंटिव आई बन जाएगी, अर्थात अंतर्ज्ञानी बन जाएंगे या अंतर्ज्ञानी बना देगी। सवाल पूछते हुए तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाजा नहीं किया। जवाब देते हुए नागर जी कहते हैं, तिवारी जी, जवाब देते हुए नागर जी कहते हैं, तिवारी जी, मेरा स्वास्थ्य ठीक है। पत्नी की मृत्यु के बाद एक घुटन सी आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा अर्थात विचार किया, लिखने के सिवा अर्थात लिखने के अलावा और चारा क्या है? लिखने के अलावा मेरे पास और चारा क्या है? दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। आप लोग यही मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं तब तक लिखता रहूं। मतलब अमृतलाल नागर जी जब तक जिंदा रहे तब तक लिखते रहे। तो दोस्तों, इस प्रकार यह स्पष्टीकरण था। दोस्तों, यहाँ पर हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 9, जब तक जिंदा रहूं तब तक लिखता रहूं, यह साक्षात्कार संपन्न होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यह साक्षात्कार पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, इस साक्षात्कार को और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए इस पाठ को, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, सुनेंगे। इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ अपने नोटबुक में लेखन कर लेंगे, ताकि आप लोगों को यह पाठ और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, इस पाठ के ऊपर जो पीछे स्वाध्याय दिया गया है अर्थात कृति पत्र दिया गया है, वह भी जरूर आप अपने नोटबुक में लेखन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए। जाते जाते फिर से एक बार अवश्य कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम जो लिंक भेजते हैं इस वीडियो की, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते फिर से एक बार सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को और मित्रों को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।